हेलो बच्चों, मैं आपका आ गया AK सर फिर से फिजिक्स पढ़ाने के लिए। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि चार्जेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके फंडामेंटल्स के बारे में जाना, कुछ लॉज के बारे में हमने जाना। ठीक है, इस टॉपिक में हम क्या जानने वाले हैं? इस टॉपिक में जानने वाले हैं हम कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था चार्जेस के बारे में, चार्जेस के फंडामेंटल्स के बारे में कि चार्ज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के चार्ज के नेचर क्या होते हैं। ठीक है, अपोजिट अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, ये तमाम बातें हमने लास्ट लेक्चर में हमने जान रखी है। तो अब उससे आगे हम बढ़ते हुए कूलॉम्स लॉ के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपने ये जाना है कि जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। मींस चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगता ही है। ओके, मींस चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ जो है फोर्स लगता ही है। तो आप ये फोर्स जो लग रहा है, तो दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये फोर्स इनके बीच में लग रहा है कितने न्यूटन का फोर्स है। ये जो इनके बीच फोर्स लग रहा है ना, ये वाला, ये कितने न्यूटन का फोर्स है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ओके, ये फोर्स, ये बाबू फोर्स के बारे में हमको जानना है। हालांकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे से बराबर ही होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने कितने अमाउंट का ये फोर्स लगता है, ये हमारी टॉपिक है। ओके, तो इस चीज को सबसे पहले डिफाइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कूलॉम। ठीक है, उन्होंने ही बताया कि दो चार्जेस हैं, जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो कितने न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। मैथमेटिकली उन्होंने फॉर्मूले को एक दिया, एक डिराइव किया फॉर्मूला, जो कि ये है आपके सामने। ठीक है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं ये क्या क्या चीजें हैं इसमें, और फिर हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन की, इसके और भी बातों की, जैसे कि F इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। ओके, K क्या है? एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। K को हम K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी नाम से भी जानते हैं, और इसकी एक वैल्यू होती है 9 × 10 पावर, इसकी एक वैल्यू होती है 9 × 10 पावर 9, 10 पावर 9 न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ओके, ये इसकी वैल्यू होती है के की। और साथ ही साथ में ये Q1 क्या है, Q2 क्या है और R क्या है, इसके बारे में जानेंगे। Q1 ये पहला चार्ज है, इसका अमाउंट कूलॉम में। Q2 ये दूसरा वाला चार्ज, इसका अमाउंट। और R इन दोनों ही चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है। ओके, तो अभी तो हमने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया है कि ये कूलॉम्स लॉ क्या है, इसमें हम क्या जानने वाले हैं। ठीक है, हम इसमें जानने वाले हैं कि ये जो दो चार्जेस हैं इनके बीच में कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ओके, इसी के बारे में हमको जानना है। तो चलिए अपने टॉपिक में हम आगे प्रोसीड करते हुए कूलॉम्स लॉ को और डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो जाना चाहिए कूलॉम्स लॉ हमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है ये बताएगा। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर क्या होता है आप सभी जानते हो भाई, कि अपोजिट चार्जेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम नेचर के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। निगेटिव निगेटिव चार्जेस हैं, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। जैसे कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव निगेटिव दिख रहा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज खिंचा रही है या किसी चीज को जब धक्का दे रहे हो तो कुछ फोर्स उसमें लग रहा है, पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो इसमें फोर्स लग रहा है ना, पुश एंड पुल इज फोर्स। यही पढ़े हो ना फोर्स के बारे में। तो ये पुश एंड पुल कितने अमाउंट का हुआ है, फोर्स कितने अमाउंट का हुआ है, इसी को हमें किसने बताया? इसी को हमने बताया है, इसी को बताया किसने? कूलॉम ने बताया। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज थोड़ी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बता रखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, चार्जेस की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। अनलाइक ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास की तरह नहीं है, मतलब कोई बॉडी की तरह नहीं है जो मास है, कोई बॉडी का है, कोई भी बॉडी है दुनिया में उसका कुछ ना कुछ मास है, विच ओनली अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रिक चार्ज, विच ओनली अट्रैक्ट्स। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल मास की बात कर रहे थे, तो ग्रेविटेशनल मास सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, किसी बॉडी के पास अगर चार्ज है तो वो अट्रैक्ट भी करेगा, रिपेल भी करेगा, लेकिन अगर किसी बॉडी के पास अगर मास है तो वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है, वो खुद को रिपेल कभी नहीं करेंगे एक दूसरे को। ओके, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन टू स्टेट। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये दो स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, अलाउइंग द रिजल्टिंग फोर्स टू बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये फोर्स कैसे हो सकते हैं, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी जान गए होंगे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, और इनके फोर्स का क्या नेचर होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। द ड्यूअल प्रोपोर्शनैलिटी, ये क्या होता है, ये होता है कि भाई ये आपके कितने अमाउंट के फोर्स लग रहे हैं इसका पूरा डेरिवेशन। ठीक है, ड्यूअल प्रोपोर्शनैलिटी मतलब फोर्स जो है इसके प्रोपोर्शनल है और फोर्स जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये, हम आगे जानेंगे। कूलॉम्स ने अभी तक ऑब्जर्व कर लिया था कि जो चार्जेस होते हैं वो फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे, या तो अट्रैक्ट करने में या तो रिपेल करने में। कितने अमाउंट के फोर्स होते हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, आइए चलिए बात करते हैं। तो द ड्यूअल प्रोपोर्शनैलिटी में पहला जो पॉइंट है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में। जो पहला पॉइंट है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में, ध्यान रखिएगा कि चार्जेस जो होते हैं, दो चार्जेस है, Q1 है एक Q2 है, ध्यान से देखिएगा Q1 और Q2 है, इनका जितना अमाउंट आप बढ़ाओगे, उन्होंने ऑब्जर्व किया जितना अमाउंट उन्होंने बढ़ाया कूलॉम ने, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फोर्स इनके बीच लगने वाला उतना ही ज्यादा है, इनके बीच लगने वाला फोर्स उतना ही ज्यादा है। ठीक है, तो चाहे वो अट्रैक्शन के केस में हो, दोनों चार्ज का कुछ ना कुछ अमाउंट है, आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट है Q1 Q2, और दोनों के ही बीच में कुछ ना कुछ भाई डिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इस वाले पर। देखिए यहाँ पर भी एक Q1 चार्ज दिया हुआ है, Q2 चार्ज दिया हुआ है, दोनों ने एक फोर्स लगाया है, अट्रैक्ट किया हुआ है। ये फोर्स कितने अमाउंट का है, कितने अमाउंट का है, इसके बारे में ही हम बात करने जा रहे हैं। इनके बीच में डिस्टेंस आप देख सकते हैं आर है ये डिस्टेंस। ओके, अब जो कूलॉम थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे इनका मास इनके अमाउंट बढ़ रहे हैं, चार्जेस के अमाउंट मतलब ये जो चार्ज हैं इनका अमाउंट जैसे जैसे कूलॉम में बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनके बीच लगने वाला फोर्स और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। दिस मीन्स उन्होंने कहा कि अगर जो फोर्सेस हैं, चाहे Q1 हो या Q2 हो, ये फोर्स जो इनके बीच में लग रहा है, ये जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है, दोनों ही चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों ही चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे इनके अमाउंट, इन चार्जेस के अमाउंट, वैसे वैसे ये फोर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों ही को इन्होंने कंबाइंड किया तो कुछ इस तरीके से लिख दिया, कुछ इस तरीके से लिख दिया। ओके, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से लिख दिया। इसी को क्या हम नाम दे देते हैं कि ये जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, ये इनके चार्ज के अमाउंट का या मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे, जैसे जैसे इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट जो है बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनके बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रांग होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये पहला पॉइंट समझ लिया होगा। चलिए यहाँ मैंने लिखवाया क्या, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए ध्यान से पढ़िए, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो कोलॉम्बिक फोर्स है। हाँ, एक चीज और, इसे कोलॉम्बिक फोर्स भी कहते हैं, कोलॉम्बिक फोर्स भी कहते हैं इसे, या तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। दो नाम है इसके, कोलॉम्बिक फोर्स भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, कैसे कैसे बढ़ रहा है, टू द
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब जैसे जैसे आप चार्जेस का प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे चार्जेस का अमाउंट बढ़ेगा, वैसे वैसे इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इसे एज ए इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इक्वेशन फर्स्ट भी इसे कह सकते हो। ओके, ठीक है, ये आई होप कि जो पहला पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे कैसे डिपेंडेंसी होती है कूलम्बिक फोर्स की, ये आप जान चुके हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दूसरा पॉइंट क्या था? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जो कूलम्बिक फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ये इस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, इस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ये कैसे डिपेंड करता है, इस चीज को चलिए हम जान लेते हैं। ये डिपेंड करता है कुछ इस तरीके से कि अगर आप जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे फोर्स बहुत तेजी से कम हो रहा है। आइए पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। ओके, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? ये जो फोर्स है इनके बीच में लगने वाला, इन चार्जेस के बीच में लगने वाला, ये इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप जानते होंगे, आप लास्ट क्लासेस में मैथ्स में पढ़े हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बाबू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जैसे यहां अभी मैं मतलब बताया था कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होने का मतलब ही ये होता है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये होता है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, या एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। तो यहां पर जैसे है, यहां पर है कि ये फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, वैसे वैसे ये जो फोर्स कम होती जाएगी। लेकिन स्क्वायर क्यों लगा है? ये जो स्क्वायर है ये क्यों लगा है? स्क्वायर लगने के पीछे का ये हम आपको रीजन बता देते हैं। मान लीजिए कि दो चार्जेस थे, कूलॉम ने क्या ऑब्जर्व किया कि दो चार्जेस थे, 1 मीटर के डिस्टेंस पर थे और उनके बीच में लग रहा था 100 न्यूटन का फोर्स। सपोज एक रैंडम एग्जांपल हम बता रहे हैं, इसको जेन्युइनली मत समझिएगा। एक दो चार्जेस थे, उनके बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है और उनके बीच में कूलॉम ने ऑब्जर्व किया कि 100 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, जैसे ही इन्होंने डिस्टेंस को डबल किया, मतलब 2 मीटर का कर दिया। अब जब डिस्टेंस को जब 2 मीटर का कर दिया तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो फोर्स 1 मीटर की डिस्टेंस पर 100 न्यूटन का लग रहा है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर यही फोर्स घटकर 25 न्यूटन का हो गया। कितना हो गया? 25 न्यूटन का फोर्स बस रह गया। जैसे ही ये डिस्टेंस जो है इन्होंने 3 मीटर बढ़ाई तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यही फोर्स जो है 11 पॉइंट समथिंग का रह गया बस। मतलब क्या ये ऑब्जर्व हो रहा है यहां पर क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो फोर्स है कितना कितना कम हो रहा है, कितना कितना कम हो रहा है। आप देखिए जरा कि पहले जो फोर्स है 4 गुना कम हुआ, मतलब 100 से सीधा कितना आ गया, 100 से कितना आ गया, 2 मीटर के डिस्टेंस करने पर 25 पर आ गया। मतलब 4 गुना फोर्स कम हुआ ना, 4 से आपने डिवाइड किया 100 को। फिर जैसे ही आपने 3 मीटर की डिस्टेंस बढ़ाई, ये फोर्स कितना कम हो गया, 9 गुना। आपने 100 को 9 से डिवाइड जब किया तो 11 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना। मतलब फोर्स कितना कम हो गया, यहाँ पर 9 टाइम्स जो है फोर्स कम हो गया। आपने जैसे ही 4 मीटर की डिस्टेंस बढ़ाई, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है कितना कम हो गया, अब कम हो गया 16 टाइम्स। तो ये क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है, आपका 1 है, फिर 4 है, फिर जो है आपका 3 है, फिर 16 है, एंड देन 25 आएगा, देन 36 आएगा। आप बता सकते हो ना ये एक स्क्वायर नंबर है। मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे फोर्स उसी हिसाब से गिर रहा है। तो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का यही मतलब होता है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स बहुत तेजी से कम होगा। किस हिसाब से कम होगा, किस रिस्पेक्ट में कम होगा, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिस्पेक्ट में कम होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इन दोनों ही चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है
इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो आई होप ये दो चीज समझ गए हो। इससे इक्वेशन सेकंड के आपने दो इक्वेशन जाना अभी। एक तो फर्स्ट इक्वेशन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे जो डिपेंडेंसी थी फोर्स की, और एक दूसरा इक्वेशन डिस्टेंस के स्क्वायर पर जो फोर्स की डिपेंडेंसी थी। ये दो इक्वेशन आप जान गए हो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी आप जानते हो। अब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब भी जानते हो, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इन दोनों इक्वेशन का ये यूज करेंगे और मर्ज कर देंगे। कौन मर्ज करेगा? ये जो कूलॉम है, दोनों इक्वेशन को इन्होंने क्या किया? मर्ज कर दिया, मिला दिया। ओके, जब इन्होंने दोनों इक्वेशन को मर्ज किया तो क्या बन के आए? ये फाइनल इक्वेशन। तो आप एक स्टेप इसमें थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं ऊपर की ओर, कि भाई ये जो फोर्स है, इन्होंने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, क्या हम कर सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, पहले और सेकेंड इक्वेशन को जब इन्होंने मर्ज किया तो ये कुछ इस तरीके से बना था। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब कि आपका फोर्स जो है Q1 Q2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब कंबाइंड करोगे तो वो कुछ इसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, मैथ्स में आपने पढ़ा है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पर एक कांस्टेंट जरूर लगता है। प्रीवियस क्लासेस में भी आप ये पढ़ कर आए हो कि जब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो इक्वालिटी के साथ एक कांस्टेंट जरूर आता है, इक्वालिटी के साथ एक कांस्टेंट जरूर आता है। बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे कूलम्बिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं, और ये सारी चीजें एज इट इज। ठीक है, तो जो फाइनल कूलॉम का लॉ है वो ये है आपके सामने, कि F इज इक्वल टू या Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इन सारे पैरामीटर्स के बारे में भी हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए Fe क्या है? Fe है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि ये कूलम्बिक फोर्स है। ओके, K क्या है? K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अभी हमने लास्ट में ही थोड़ी देर पहले ही हमने बताई थी। चलिए यहां भी वैल्यू देख लीजिए कि ये K की वैल्यू क्या होती है। K होता है, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भी दिखा सकते हो K को, और इसकी एक फिक्स वैल्यू भी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर। ओके, इसकी एक वैल्यू भी होती है, याद रहेगी आप सभी को। ओके, तो आई होप कि ये समझे होगे कि K क्या है, Q क्या है, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 क्या है, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, R क्या है, उन दोनों ही चार्ज के बीच में डिस्टेंस है और उसका स्क्वायर है। फिर से हमने रिपीट कर दिया। ठीक है, F क्या था, जैसा कि अभी हमने बताया, एब्सोल्यूट वैल्यू इज यूज्ड बिकॉज, यहां कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू इज यूज्ड। ये जो मॉड्यूलस लगा है, आप मैथ्स में पढ़े हो कि मॉड्यूलस क्यों लगाते हैं? माइनस को भी प्लस करने के लिए हम मॉड्यूलस का यूज करते हैं। ओके, माइनस को भी प्लस करने के लिए हम मॉड्यूलस का यूज करते हैं, बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है कि कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है। हमें यहाँ पर ये नहीं जानना है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। हाँ, ये बात की बात है, अगर आप चार्ज के साइन के साथ रखते हो, अगर आपने चार्जेस के साइन के साथ में रखा है इस फॉर्मूले में, तो जो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू आपकी माइनस में आ रही है, दिस मींस फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। अगर वो वैल्यू प्लस में आ रही है, मतलब ये कूलम्बिक फोर्स अगर आपका माइनस में आ रहा है, अगर माइनस में आया, ये निगेटिव आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो फोर्स इनके बीच लग रहा है ये अट्रैक्टिव है। कैसा है बाबू? याद रखिएगा, अट्रैक्टिव है। अगर दोनों के बीच में ये जो प्लस का साइन आया, कैलकुलेट करने पर आपने Q1 Q2 की वैल्यू रखी, R की वैल्यू रखी, K की वैल्यू रखी, ये सब जब रखोगे, फिर जब कैलकुलेट करोगे और दोनों को और प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये जो फोर्स कैसा है, आपका जो ये फोर्स है वो रिपल्सिव है। क्लियर है? ये रिपल्सिव फोर्स होगा उस केस में। ओके, तो मॉडुलस लगाने का हमारा यहाँ पर सिर्फ यही मतलब था। यहाँ भी मॉडुलस लगाया और यहाँ भी मॉडुलस लगाया। मतलब आप अगर मान लीजिए एक चार्ज माइनस एक चार्ज प्लस में है,
उसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस, ऑलवेज माइनस। ठीक है, जो माइनस आ जाएगा आपको साइन नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन अभी ये नहीं बताना है कि आपका ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अगर साइन ले लोगे तो आप फिर साइन के हिसाब से बता देना, माइनस है तो अट्रैक्टिव है और प्लस है तो रिपल्सिव है। लेकिन अगर साइन नहीं लेना है तो आप मॉडुलस के साथ चलिए, आप मॉडुलस के साथ चलिए कि सिर्फ बताना आपको कितने न्यूटन का फोर्स है, सिर्फ अगर यही बताना है, तो इसीलिए यहाँ पर मॉडुलस लगाया। ठीक है, तो के की वैल्यू भी आप जान गए, Q1 आप जान ही गए वो क्या है। ओके, और R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है, जैसा कि हमने लास्ट अभी केस में देखा सेकंड वाले इक्वेशन में, कूलॉम के सेकंड वाले इक्वेशन में भी हमने देखा कि उन्होंने क्या कहा था कि दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स, वही आर स्क्वायर है ये यहाँ पर। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड है जो कि कूलॉम में लेते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़े हैं। ओके, द स्क्वायर ड्रॉप ऑफ, पहले भी बता चुके हैं ये चीज, हम पहले भी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे इसका जो फोर्स है उतने ही टाइम्स जो है उसके स्क्वायर के टाइम्स जो है गिर रहा है। बताया ना अभी कि अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 मीटर की करने पर 25 न्यूटन हो गया, मतलब 4 गुना कम हो गया, मतलब 4 से आपने डिवाइड कर दिया। आपने 3 मीटर की जब डिस्टेंस करी तो कितना कम हो गया आपका, लगभग कितना कम हो गया, लगभग 9 गुना कम हो गया, मतलब फोर्स पाया गया अब 3 मीटर की डिस्टेंस पर, जो 1 मीटर के डिस्टेंस पर 100 न्यूटन था, 3 मीटर के डिस्टेंस पर वो 11 पॉइंट समथिंग न्यूटन ही रह गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका फोर्स पहले पहले डिस्टेंस पर जितना था दूसरे डिस्टेंस पर उसका 4 गुना गिरा, और तीसरे डिस्टेंस पर उसका 9 गुना गिरा, और चौथी डिस्टेंस पर मतलब 4 मीटर के डिस्टेंस पर ये जो फोर्स है ये लगभग 16 गुना गिर जाता है, और आपका ऐसे ही 5 मीटर की डिस्टेंस पर ये जो फोर्स है आपका 25 गुना कम हो जाता है, मतलब 25 से अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस केस में आपने ये जाना कि ये जो दोनों फोर्स है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये फोर्स जो है इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वही चीज यहाँ कहा गया है कि द फैक्टर इज सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नॉट आर। ठीक है, यहाँ जो हमने बताया कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के नहीं है। डबलिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट कट ऑफ द फोर्स इट इन हाफ इट। ठीक है, मतलब आप सोचोगे कि अगर फोर्सेस के बीच में दोगुनी डिस्टेंस कर दें तो उसका फोर्स बस आधा रह जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका फोर्स जो है 4 गुना कम हो जाता है अब। ठीक है, इट रिड्यूसेस इट बाय फैक्टर ऑफ 4, मतलब 4 गुना फोर्स कम हो जाता है बाबू। ओके, वही चीज यहाँ पर देखिए हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर मान लीजिए इस डिस्टेंस पर आपके बीच अगर F फोर्स लग रहा है, इन दोनों चार्जेस के बीच में F फोर्स लग रहा है इस डिस्टेंस पर, किस डिस्टेंस पर, ये वाली R डिस्टेंस पर अगर F फोर्स लग रहा है, ये R डिस्टेंस पर अगर F फोर्स लग रहा है, तो अब देखते हैं यही डिस्टेंस अगर 2R कर दोगे, मतलब दोगुनी डिस्टेंस बढ़ा दोगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डबल कर दोगे, तो ये फोर्स अब कितना रह जाएगा, पहले की कंपेयर में 4 गुना कम हो जाएगा। मतलब ये कैसे क्या लिखा हुआ है, 1/4 है ये, मतलब 4 गुना कम हो गया फोर्स, मतलब कि F/4 है ये, मतलब पहले की फोर्स का 4 गुना कम हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए क्या है, डिस्टेंस है 3 गुना कर दिया आपने, पहले की कंपेयर में पहले R था, अब आपने कितना कर दिया है, अब आपने कर दिया है 3R। 3R करने पर पता चला आपका फोर्स जो है वो 9 गुना कम हो गया है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बता रखा था। 9 गुना कम होने का मतलब 1/9 इंटू F, सॉरी 1/9 इंटू F इज इक्वल टू F/9। ओके, तो ये फोर्स आप देख सकते हो कि कैसे कैसे कम हो रहा है डिस्टेंस के बढ़ने। ओके, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे इनवर्स स्क्वायर ड्रॉप ऑफ क्या होता है, ड्रॉप ऑफ क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं द कांस्टेंट ऑफ द वैक्यूम। जैसा कि थोड़ी देर पहले अभी हमने बताया कि जो आपका कूलॉम्स लॉ था, जो कूलॉम्स लॉ था उसमें ये कांस्टेंट के क्या था, उसमें कांस्टेंट के हमने बता रखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसके बारे में यहाँ पर है, इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। इस सिंबल को एप्सिलॉन और इसको नॉट कहते हैं। ठीक है, कभी कभी सिर्फ एप्सिलॉन लगा होता है, ये एप्सिलॉन कब लगता है ये हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो याद रखिएगा k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, याद रखिएगा बाबू आप, k इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका नाम आप लिख लो कि ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है इसे, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो भी आप इसे पढ़ते हो, ये होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इस के की वैल्यू क्या होती है, यही जो के है आपकी, या एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, या जो ये के है इसकी वैल्यू कितनी होती है याद रख लो, हमेशा काम देगा ये 9 इंटू 10 पावर 9 या 9.0 इंटू 10 पावर 9। एज वेल एज यूनिट भी साथ में याद रखना, यूनिट भी साथ में याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गड़बड़ नहीं करना है, ये याद रख लो के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नंबर में वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इतना आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत ये यूज होगा। ये कांस्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स में भी नहीं बताता है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो बनाता है वो जानता है कि आप ये पढ़ कर आए हो और आपको ये के की वैल्यू पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, इसीलिए क्वेश्चन में ये वैल्यू इंक्लूड जल्दी नहीं होता है, कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी बस, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने बताया, ये एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। मतलब कि ये एप्सिलॉन नॉट तब आप लगाओगे जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर है, क्या है, जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर है, मतलब अभी हम एयर में मौजूद है, अगर हमारे दोनों चार्जेस के बीच में एयर है या वैक्यूम है, तब आप एप्सिलॉन नॉट का यूज करोगे। अदरवाइज अगर आपने यही दो चार्ज का सिस्टम किसी और मीडियम में रख दिया, जिस मीडियम का कुछ ना कुछ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कोई भी मीडियम हो उसका कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसकी नंबरिंग की जाती है, जिसे कांस्टेंट कहते हैं, उसके उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अगर कोई मीडियम है जिसका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उस केस में ये जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ अब हम सिर्फ एप्सिलॉन करते हैं। अगले स्टेप में, अगले स्लाइड पर, अगले पेज पर हम इसे और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अभी इतना याद रख लो कि ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये तब लगाते हैं जब आपका दो चार्जेस एयर में है, एयर में है, उस केस में आपकी जो इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की वो इतनी होती है। याद कर लो इसकी भी वैल्यू 8.80 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत जरूरी है बाबू, याद रखिएगा इसको। देखो इसी का जस्ट उल्टा हो गया यूनिट, इजी है याद करना। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ओके, इजी है याद करना। ओके, तो इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। क्वांटिफाइज हाउ ए वैक्यूम परमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब ये एप्सिलॉन नॉट जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन के बारे में बताएगा कि अगर किसी मीडियम में अगर है, ये दो चार्जेस किसी मीडियम में है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है। चलिए आइए अगले स्लाइड में देखते हैं। फिलहाल आप ये दोनों वैल्यूज को आप याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, द रोल ऑफ द मीडियम, द रोल ऑफ द मीडियम। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि आप एप्सिलॉन नॉट तभी लगाओगे जब आपका दोनों चार्जेस के बीच में एयर है या वैक्यूम है। अगर किसी मीडियम में आ गया, जैसा कि यहाँ देखिए दो चार्जेस हैं, अभी किसमें है, एयर में है, एयर में है। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, याद रखिएगा, इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है हमेशा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। है क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये है क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है क्या, चलिए इसको देखते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द मीडियम्स रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी भी मीडियम के रेजिस्टेंस को बताता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रेजिस्ट करेगा, कितना रोक सकता है ये। ओके, प्लेसिंग चार्जेस इन मीडियम लाइक वाटर और ग्लास ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, मतलब इन दोनों ही चार्जेस को अगर आप पानी के अंदर रखते हैं या किसी ग्लास के अंदर फिट कर देते हैं या किसी फ्लूइड के अंदर रख देते हैं, तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से ही, उसकी जितनी वैल्यू होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, उतने ही टाइम्स ये जो फोर्स है चार्जेस के बीच में वो उतने ही टाइम्स कम हो जाता है। मतलब दो चार्ज है एयर में, मान लो दो चार्ज है अभी एयर में है, इनके बीच फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। इन्हीं दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस बिना बदले ऐसे ही उठाकर हम रख दिए कहां पर, एक मीडियम में,
मीडियम क्या होता है बाबू? सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब मीडियम। अभी हमारा मीडियम क्या है? अभी हमारे सराउंडिंग में क्या है? एयर है। मान लीजिए ऐसे किसी मीडियम में पानी में रख दिया, ग्लास में रख दिया, या किसी कैरोसिन में रख दिया, या किसी फ्लूइड में रख दिया, ठीक है, ऐसे किसी मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। तो ये जो एयर में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था दोनों ही चार्जेस के बीच में, उस मीडियम में रखने पर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, ये फोर्स अब 2 गुना कम हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स जो है कम हो जाएगा। मतलब जो 100 था, 100 न्यूटन का था, 2 गुना कम हो जाने का मतलब, सॉरी 2 गुना करें, मतलब 2 टाइम्स कम हो जाने का मतलब क्या है? मतलब कि 50 न्यूटन कम रह जाएगा। ऐसे ही इन दोनों चार्जेस को एयर से उठाकर आप किसी ऐसे मीडियम में रख देते हो जिसका मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, रैंडमली अगर हम मान ले कि 5 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 5 है। तो मतलब जो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, उस मीडियम में रखने पर ये 5 गुना कम हो जाएगा। 100 का 5 गुना कम होने का मतलब क्या है? 100 को 5 से आप डिवाइड करोगे, कितना आएगा भाई? 100 को 5 से डिवाइड करोगे 20 ना। मतलब जो फोर्स पहले 100 न्यूटन का था, उस मीडियम में रखने पर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? उसका 5 है। तो ये फोर्स अब घटकर कितना रह जाएगा दोनों के बीच में? 20 न्यूटन का ही रह जाएगा। यही हम कहना चाह रहे हैं आपसे कि देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम के लिए एक फिक्स वैल्यू, जैसे टीम एक बनती है, हर सभी टीम मेंबर्स के नाम देते हैं, टीम मेंबर नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वैसे ही आपके जितने भी मीडियम हैं, उन सभी के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू रखी गई है जिसे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हो, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिसिटी के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के रेजिस्टेंस को बताता है। जैसे कि इस फिगर में देखिए, अभी हमारा क्या रखा हुआ है? 2 चार्ज है जो कि कहाँ है? एयर है। और एयर के लिए याद रखो, ये बात याद रखने वाली है, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होती है, किसके लिए? एयर के लिए, ठीक है। अब यही आपने इसको उठाकर कहां रख दिया? एक ऐसे मीडियम में रख दिया जो कि एयर नहीं है, मतलब जिसका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एयर से ज्यादा है, ओके, 1 से ज्यादा है। तो इस केस में आप देख सकते हो ये जो मीडियम है जिसके अंदर ये जो चार्जेस रखे हुए हैं, दोनों सेम, यही दोनों चार्जेस ऐसे उठाया गया, इस मीडियम में रख दिया गया जिसका सराउंडिंग एयर नहीं है, कुछ और है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा ही है। तो इस केस में ये फील्ड लाइंस को जो है ना, बेंड कर देता है, मोड़ देता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं फील्ड लाइन को जो है मोड़ दिया। यहाँ क्या है? चारों फील्ड लाइंस ऐसे निकली, फील्ड लाइंस ऐसे निकली पॉजिटिव चार्ज से और निगेटिव पर जाकर खत्म हुई। यहाँ पर क्या है? 3 ही फील्ड लाइन पहुंची, दो दो जो है डिस्टर्ब हो। यहाँ से देखिए ये थोड़ा गड़बड़ है, ये नहीं, ठीक है। यहाँ फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे होनी थी, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये एरो इधर नहीं लगा, फील्ड लाइन की थोड़ा डायरेक्शन यहाँ गड़बड़ है, ओके। तो मतलब यहाँ से जो, क्योंकि फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से ही चलना शुरू करती हैं। फील्ड लाइंस कहाँ से चलना शुरू करती हैं? पॉजिटिव चार्ज से ही चलना शुरू करती हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन चलना शुरू करी, और फील्ड लाइन है क्या, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बताएंगे, अभी इसके बाद की टॉपिक है। ये कूलॉम्स लॉ खत्म हो जाएगा अच्छे से, चार्जेस के बारे में अच्छे से हम पढ़ लेंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये आगे अभी मिलेगा आपको, ओके। फिलहाल अभी आप जान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली और चारों को चारों निगेटिव पर पहुंच गई। लेकिन मीडियम में मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज से 4 फील्ड लाइन चली, 3 ही पहुंची, जो सॉरी 5 मान लीजिए चली, और इसमें क्या है? 5 चली, 3 ही पहुंची, और 2 जो है अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिए। किसकी वजह से चेंज हुआ? ये इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से, ओके। तो आई होप कि समझ गए होगे भाई कि क्या होता है, रोल ऑफ द मीडियम क्या होता है, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट हम आगे इन 3D स्पेस, जिसे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलॉम्स लॉ इन 3D स्पेस की जगह आप क्या कर सकते हो? आप वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो, ओके। तो होता क्या है कि कूलॉम्स के लॉ में वेक्टर कैसे आ गया? आपने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा है ना, फिजिक्स में। क्लास 11th की वेक्टर यहाँ पर थोड़ी सी लगेगी, क्योंकि देखो जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते रहोगे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैथमेटिकल आएगा, और पिछले क्लासेस की भी चीजें आती रहेंगी, ओके। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? चलिए आइए हम थोड़ा इसको और डीप में
डिस्कस करते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ हमने बता दिया कि देखिए दो चार्जेस हैं, ये 3D स्पेस में रखे हुए हैं। 3D स्पेस में मतलब कि ये हम जैसे अभी हम 3D स्पेस में वैसे ही जगह पर दो चार्जेस रखे हुए हैं। इनकी जो है जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या रेफरेंस पॉइंट जहां पर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर है, ये O, यहां से एक की डिस्टेंस r1 है और एक की डिस्टेंस r2 है। एक की डिस्टेंस r1 है, एक की डिस्टेंस r2 है। पोजीशन वेक्टर भी जिसे आप कहते हो ना, तो पोजीशन वेक्टर को आप एरो से रिप्रेजेंट, ये वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, ओके है ना। तो इसको हम थोड़ा ये डीप में समझते हैं कि एक्चुअल में ये जो कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म है 3D स्पेस की जो बात कर रहे हैं, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो क्या था हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सॉरी कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या 3D स्पेस या इन 3D स्पेस, ओके। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या इन 3D स्पेस, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक आपका ओरिजिन पॉइंट है, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट ए है जिसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है, r1 है, ओके। इस पॉइंट ए पर क्या रखा हुआ है, एक चार्ज q1 रखा हुआ है। पॉइंट ए पर क्या रखा है, चार्ज q1। इसी तरीके से इस ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। तो इसी पॉइंट से एक और दूरी है r2, इस पॉइंट बी की, ये पॉइंट बी है, इस ओरिजिन पॉइंट से कुछ दूरी पर है r2 दूरी पर। इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो r2 वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा है ना क्लास 11th में, पोजीशन वेक्टर। तो ओरिजिन पॉइंट से ए की जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और बी की जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। और बी पर कौन सा चार्ज मौजूद है, बी पर मौजूद है q, है ना, ये आप जानते हो ना, आपने क्लास 11th में पढ़ा है क्या, ट्रायंगल लॉ। वी नो ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या था, अगर आपका O से A एक वेक्टर है तो A से B एक वेक्टर होगा, इज इक्वल टू करके O से B की डायरेक्शन में भी एक वेक्टर होगा। ये ट्रायंगल लॉ हमने जाना था, है कि नहीं। अगर यहां से हम देखें कि A से B वेक्टर इज इक्वल टू O से B वेक्टर, ये O A वेक्टर इस साइड आ जाएगा माइनस O A वेक्टर। आप ध्यान दीजिए जरा कि यहां पर क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं, क्लास 11 में ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा था ना वेक्टर के फॉर्म में। तो यहां देखिए कि O से A की डायरेक्शन में एक वेक्टर है, ठीक है, O से B की डायरेक्शन में भी एक वेक्टर है, मतलब एक जो वेक्टर बचेगा वो B से A होगा या A से B होगा। यहाँ क्या दिख रहा है, A से B, इसका मतलब जो ये वेक्टर है वो A से B की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये कौन वेक्टर है, A से B की डायरेक्शन में A B वेक्टर है, ओके। अब अगर हम जानते हैं कि O से B वेक्टर कौन था, वेक्टर R2 था, और आपका जो O से A की ओर था वो कौन था, वेक्टर R1 था। इसका मतलब हम AB वेक्टर AB की जगह क्या लिख सकते हैं, आपका वेक्टर R2 माइनस R1, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये एरो है ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये क्या है, ये आपका ये AB है, वेक्टर AB, समझ गए। मतलब हमें डायरेक्शन मिल गई, एक वेक्टर अगर इधर से इधर की ओर है, दूसरा अगर इधर से इधर की ओर है, तीसरा ए से बी की डायरेक्शन में। क्यों हम पढ़ा रहे हैं, ये क्लास 11th की वेक्टर से ही रिलेटेड है बाबू, फिजिक्स में क्लास 11th की वेक्टर में ये चीज था, ठीक है। बहरहाल हमने शॉर्टली रिकैप करा दिया ये चीज, ओके। तो नेक्स्ट है, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R21 R21 R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इस ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते, कोई हर्ज नहीं, ठीक है, समझ गए, ओके। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ आई। ये थोड़ा रिकैप था क्लास
11th के टॉपिक से ये थोड़ा रिकैप था। ओके, अब देखिए, अब हम क्या जानते हैं भाई कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। आप जानते हो ना यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 होती है, जिसे आप कैप से रिप्रेजेंट करते हो। यूनिट वेक्टर, अगर कोई वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, कोई वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आना है? 1, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए कैप करके, बस। अगर इसका कोई वेक्टर ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर, और इसको हम कैप के थ्रू करते हैं, ए ऊपर ये कैप लगाता है। ओके, क्या पढ़ते हैं इसे? यूनिट वेक्टर, याद रहेगा, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, एक थोड़ा सा आगे इसमें अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर की हमें जरूरत पड़ रही है। यहां पर जरा देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, R12 अगर करके लिखे, ध्यान दीजिएगा, ये R21 था तो R2 माइनस R1, अगर R12 करें तो ये क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 हो जाएगा। क्या जबरदस्ती कर दिए? नहीं, आपने माइनस निकाला है, ठीक है, आपने माइनस कॉमन किया है यहाँ पर। ओके, आपने माइनस जो है कॉमन किया इस केस में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, इसमें हम जानते हैं यूनिट वेक्टर, अगर इसकी यूनिट वेक्टर की बात करें तो R21 का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड R12 का यूनिट वेक्टर मतलब R12 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भाई, सॉरी, ये यूनिट वेक्टर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप ये यूनिट वेक्टर ए है तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड चाहे आप मॉडुलस लगाओ या ना लगाओ, अगर मॉडुलस लगा रहे हो तो ऊपर एरो लगा देना ए के, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। ओ सॉरी, यहाँ पर हम माइनस नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिए, ये थोड़ा अभी हम माइनस नहीं लगाएंगे। ओके, R1 इज इक्वल टू क्या होगा उस केस में? R1 माइनस R2, ठीक है। ये बात याद रखना कि हम अगर R12 की बात करें तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, R1 माइनस R2। आपने यूनिट वेक्टर तक की बातें भी जान ली, ठीक है, आपने यूनिट वेक्टर तक की भी बातें आपने जान रखी हैं। ओके, एक चीज और है, यहां तक अगर आपका हो गया है तो हम थोड़ा आगे प्रोसीड करना चाहेंगे। आगे प्रोसीड करना चाहेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? पूरा जो है इरेज करेंगे। ओके, इसको जो है हम इरेज करेंगे। जो बच्चे अभी इसे लिखना चाह रहे हैं वो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके, यहां तक का, क्योंकि वेक्टर फॉर्म अक्सर क्वेश्चंस में पूछते हैं, एग्जाम्स में आते हैं ये। ओके, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ेंगे, ये ऊपर की सारी चीजें हम हटा देते हैं फिलहाल। हाँ, नाउ करते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए ये देखते हैं। कुलॉम्स का लॉ हम जानते हैं, किसी भी वेक्टर में अगर आप यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो कोई असर उसमें पड़ता नहीं, कोई असर उसमें पड़ता नहीं है, ठीक है। मतलब कि भाई आप किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या उसमें कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए इस Q1 ने इस वाले चार्ज पर Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया F1। कितना फोर्स लगाया? F1। किसने? Q1 ने। तो इस केस में जो F1 फोर्स है कितना हो जाना है? F1 इज इक्वल टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कूलॉम्स लॉ देखो ये यूज कर रहे हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, कितनी है इनके बीच में डिस्टेंस? R21, R2 माइनस R1, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो R21 का स्क्वायर। और इसी डिस्टेंस का आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो? आप यूनिट वेक्टर R21 का कैप आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें आप कर सकते हो मल्टीप्लाई।
ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आप कह दीजिए। बात क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अब इसी तरह जो है ये वाला जो Q2 चार्ज है, मान लीजिए इस Q1 चार्ज पे इधर की ओर F1 फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है? सॉरी, F1 तो हो गया ना, F2 फोर्स लगा रहा है। ओके, तो ये F2 फोर्स कितना हो जाएगा? एंड ये F2 फोर्स जो है ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। क्योंकि इस केस में अगर आप यहां से यहां गए तो R21 था, और आप अगर यहां से यहां आए तो क्या हो गया? R12 कहलाएगा। ठीक है, R12 कहलाएगा। तो आप R12 कैप करके ये ऐसे लिख सकते हो इसको। ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। बातें क्लियर है यहां तक? ओके, तो देखिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर आप स्क्वायर करते हो, चाहे वो माइनस में रहे या प्लस में रहे, अगर आपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया, जैसा कि यहाँ नीचे ये जो है ना, ये मैग्नीट्यूड ही है, इस पे एरो नहीं लगा है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर लगा हुआ है। हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसका इस पे ऐसे एरो लगाकर, ये इस पे ऐसे एरो लगाकर इसको ऐसे मैग्नीट्यूड करके भी लिख सकते थे, बट हमने नहीं लिखा। हम ये भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, आपको ऊपर है ये चीज। ओके, मैग्नीट्यूड को आपने 11th में पढ़ा है, आप बिना एरो लगाए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसका स्क्वायर ये क्या? तो जो मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर होता है, चाहे R12 का स्क्वायर हो या चाहे R21 का स्क्वायर हो, चाहे R12 का स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जो आपका यूनिट वेक्टर है, जैसे कि R12 कैप है, अगर इसको देखोगे तो माइनस ऑफ R21 कैप के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है R12 मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, और R21 इधर से इधर, दोनों की डिस्टेंस तो सेम है, मतलब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन अलग अलग है। एक इधर से इधर जा रहा है R21, और एक इधर से इधर जा रहा है R1। ओके, इसीलिए हमने क्या यहां पर किया है? माइनस इंट्रोड्यूस किया है कि ये दोनों में, इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों ही यूनिट वेक्टर तो बराबर है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में अलग अलग है। एक इधर से इधर है तो एक इधर से इधर है। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट है, ध्यान रहेगा। अब इसी को हम किस में यूज करने जा रहे हैं? इन इक्वेशंस में। किसमें यूज करने जा रहे हैं? इन इक्वेशंस में हम यूज करने जा रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये है, हम R12 की जगह माइनस ऑफ R21 लगा सकते हैं। लगाकर देखते हैं। ओके, लगाकर देखते हैं भाई, चलिए देखते हैं। किसमें से? फ्रॉम टू से हम यूज करते हैं। दूसरे इक्वेशन से अगर हम यूज करें, दूसरे इक्वेशन से अगर हम यूज करें तो F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन, आपको क्या करना है? R12 की जगह आपको क्या यूज करना है? R21 यूज करना है। अगर ये माइनस आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। ओके, लेकिन इधर ये जो ऊपर लगा है यूनिट वेक्टर, यहाँ पर यहाँ माइनस R21 ही रहेगा यूनिट वेक्टर में। तो नीचे वाला जो टर्म है ये तो प्लस हो जाएगा बाबू, नीचे वाला टर्म में चेंजेस नहीं होना है, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये R21 जो है कैप, इसका जो माइनस निकल कर एकदम बाहर आ जाएगा। एकदम कहाँ आ गया? बाहर आ गया। F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। ओके, तो ये इक्वेशन क्या है आपका? ये जो दूसरा फोर्स है, जो कि इक्वेशन थर्ड के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है, आप जरा पहले से कंपेयर करिए। अगर यहां तक हो गया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ले लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड एंड वन से अगर हम कंपेयर करें, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी चीजें हटाते हैं। हाँ, देखिए क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को अगर कंपेयर करोगे तो देखो इक्वेशन जो सेकंड है, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन जो थर्ड है, मतलब जो दूसरा फोर्स है, ये माइनस ऑफ, इतनी चीजें जरा ध्यान दो बच्चों, इतनी सी चीजें को ध्यान दो कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन फर्स्ट ही है। देखो, मतलब आप इसकी जगह F1 लिख सकते हो, इसका मतलब F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये पूरा F1 के ही बराबर है, इसका मतलब ये F1
यही एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो करके है, ये हमने जो प्रूफ किया है इसके कुछ मतलब भी हैं, इसके कुछ मतलब है, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, कूलॉम्स लॉ का इंपॉर्टेंस क्या होता है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो मे बी आगे हम बढ़े इसमें, तो आई होप कि यहां तक आप सभी ने कर लिया होगा, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हम हटाएंगे इसको, हटा दें। देखिए आपने ये जान लिया, इस चीज को देख लो कि ये दोनों फोर्स, यहाँ इसका मतलब समझ लो, ये जो इक्वेशन आपने लाया है, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में क्या है, इक्वल है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देख भी सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस लग गया बीच में ना, यहाँ क्या है, F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1, मतलब F1 F2 बराबर है बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसका यही मतलब हुआ। ओके, तो आगे हम आते हैं इंपॉर्टेंस, इससे हमने जाना क्या, ये इतना एक्सप्रेशन ला दी, इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें पता क्या चला। चलिए आगे आते हैं, ये अगर आपका हो गया तो हम इसे भी हटाएंगे। हमने क्या लाया था, हमने लाया आपका F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, अपोजिट भी कर सकते हैं, F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने लाया था। ओके, इसका मतलब क्या है, अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस इस वेक्टर फॉर्म के लिए अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंस हम जानेंगे भाई, पहला इंपॉर्टेंस क्या हमारे लिए हो जाएगा कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं इक्वल अमाउंट के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, क्लियरली ये शो कर रहा है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ में आपने जाना तो ये चीज ना जाइए, आप न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़िए प्रीवियस क्लासेस से, एक्शन रिएक्शन वाला लॉ, जितना फोर्स लगाओगे बदले में उतना आपको मिलेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वही चीज तो है, जितना इधर से फोर्स लग रहा है उतना उधर से भी फोर्स लग रहा है, मतलब दो चार्जेस के बीच में जो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये दोनों बराबर तो होते हैं, सेम अमाउंट के होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो पहला तो चीज हमें ये पता चला कि, पहला आप लिख लीजिए या मैं लिखवा दे रहा हूं आपको कि F1 एंड F2 मतलब फोर्स, ये पहले चार्ज ने जो दूसरे वाले पर लगाया और F2 दूसरे चार्ज ने पहले वाले पर लगाया, आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, which follows Newton's third law, which follows Newton's third law, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या फॉलो कर रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने हमें इससे क्या जाना कि दोनों फोर्सेस बराबर है बट अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को वेरीफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरीफाई कर रहा है। क्लियर है ये चीज। ओके, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए या इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, अगर आपका ये हो गया है तो दूसरा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या है, ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये सेंट्रल फोर्सेस हैं, दोनों अगर बराबर हैं और ये सिस्टम पूरी तरह से अगर बैलेंस है, इसका यही मतलब होता है इन दोनों फोर्सेस का जो एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन है वो एकदम इन दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से ना ये पूरे दोनों चार्जेस का सिस्टम इधर हो रहा है ना ही इधर हो रहा है। ओके, तो आप क्या कह सकते हो इसको, आप ये कह सकते हो कि बोथ फोर्सेस मतलब अभी हमने बता दिया कि सेंट्रल फोर्स होने का मतलब क्या होता है, बोथ फोर्सेस F1 एंड F2 और सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस, ये कैसे हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। एज वी नो कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं मैग्नीट्यूड में और सिस्टम भी स्टेबल है। एज वी नो both forces are
both forces are equal in magnitude। जैसे कि हम जानते हैं कि ये दोनों ही फोर्सेस जो हैं मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, ओके, मैग्नीट्यूड में ये इक्वल है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड दे आर स्टेबल, एंड दे आर स्टेबल, एंड सॉरी, एंड द सिस्टम इज स्टेबल, हमें ये लिखना होगा, एंड द सिस्टम इज स्टेबल, एंड the system is stable, system is stable। सिस्टम स्टेबल होने का मतलब क्या है कि ये सिस्टम ना ही इधर जा रहा है ना ही उधर जा रहा है, ये सिस्टम एकदम बीचों बीच में है। इसका मतलब यही हुआ फोर्स जो है एकदम सेंट्रल है, इन दोनों ही पॉइंट चार्जेस के बीच में एकदम फोर्स लग रहा है। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म को भी अच्छे से जान गए होंगे। एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म बताइए, ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म आपको बताने के लिए आपको पूरा डेरिवेशन ही अक्सर करना पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में साफ साफ पूछता है कि आप कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म को डिराइव कीजिए, बताइए उसका पूरा फॉर्मूला, ज्यादा नंबर के मार्क्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पर अब आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये खत्म हो जाता है। यूं कह लीजिए कि कूलॉम्स लॉ की पूरी जो टॉपिक है यहाँ पर भी खत्म हो जाती है। अब थोड़ी बहुत और हमारी चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और भी चार्जेस के बारे में हमें जानना है, जो कि हम जल्द ही अगले लेक्चर में लेकर आएंगे, उसे भी खत्म कर देंगे। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी अच्छे से पढ़िए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।